नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सॉल्यूशन में। आप देख के ही समझ के होंगे कि आज किस चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग है। आज हम फायर सेफ्टी के ऊपर बात करने वाले हैं। रिक्वेस्ट करता हूं और आशा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भेजिए ताकि उन्हें भी इस जर्नी में शामिल होने का मौका मिल सके। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग कंटेंट्स में हम क्या कवर करने वाले हैं कि फायर का केमिस्ट्री क्या होता है, ओके, फायर की क्लासेस क्या होती हैं, फायर के स्टेज क्या होती हैं, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होते हैं, होम और ऑफिस में फायर रिस्क क्या होती हैं, अगर फायर लगता है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और फायर एक्सटिंग्यूशर के यूज़ क्या होते हैं। ओके, फायर क्या है पहले तो हम जान लेते हैं। फायर क्या है? फायर इज एन एक्सोथर्मिक combustion reaction which liberates large amount of heat, smoke and light as main product of combustion। तो इसमें बताया गया कि फायर एक अग्निशमक प्रक्रिया है जो लार्ज अमाउंट में हीट, स्मोक और लाइट जनरेट करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये फायर का ट्रायंगल है। तो फायर का ट्रायंगल कैसे रीड करते हैं? अगर फायर को अगर फायर हीट है उसमें और फ्यूल है और ऑक्सीजन नहीं है तो फायर नहीं लगेगा। तो इन तीनों चीज़ में से, जैसे ऑक्सीजन है, हीट है और फ्यूल है, इन तीनों चीज़ों में से अगर एक चीज़ मिसिंग होगा तो फायर नहीं लग सकता है। ओके, व्हाट इज़ फायर? फायर क्या है? फायर ट्रायंगल के हिसाब से ही उसी का ही पार्ट है ये। तो फ्यूल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पेपर आता है, वुड आता है, फ्लेमेबल गैस आती हैं, ओके, एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आते हैं। एनर्जी में क्या होता है? जो हीट जनरेट करती है वो सफिशिएंट टू सपोर्ट कंबशन, जैसे एनर्जी में हीट करने के लिए गैसेस होती हैं, ओके, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑक्सीडाइजर में एयर होती है। इन तीनों में से अगर कोई भी चीज़ें मिस होंगी तो फायर नहीं लग सकता है। ओके, यहाँ पे लिखा भी, इफ़ एनी वन ऑफ दिस इज मिसिंग ए फायर कैन नॉट बी कंटिन्यू। ओके, द कंबशन प्रोसेस क्या होता है? फायर लगने का प्रोसेस क्या होता है? अब जैसे फ्यूल मिल गया, टेम्परेचर मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, तो अपना चेन रिएक्शन चालू हो जाता है। ओके, ये नया कॉन्सेप्ट है। तो चेन रिएक्शन चालू हो जाता है और फायर लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि ये सारी तीनों चीज़ें मिसिंग हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फायर, कितने टाइप के फायर होते हैं? ओके, अब यहाँ पे फायर के टाइप्स दिए गए हैं ABCD। ए टाइप के फायर टाइप जनरल रहते हैं। बी टाइप के फ्लेमेबल लिक्विड में आते हैं। ओके, सी टाइप में इलेक्ट्रिकल फ्लेमेबल गैसें रहती हैं और डी टाइप में मेटल रहते हैं। मेटल जैसे एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो जनरल में क्या चीज़ आती हैं? जैसे वुड से आग लग गया, पेपर से लग गया, क्लॉथ से लग गया, ओके, ट्रेसेस से लग गया। फ्लेमेबल लिक्विड में क्या रहता है? ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, पेंट्स हो गए, ये बी टाइप के फायर है। सी टाइप की फायर कौन सी है? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गई और जो फ्लेमेबल गैसेस हो गई वो हो गई, जैसे LPG हो गई, वो फ्लेमेबल गैस होती है। और मेटल जैसे एल्युमिनियम है, ओके, मैग्नीशियम है, ये सारे मेटल्स में आती हैं। तो ये ABCD टाइप की फायर होती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। तो क्लास ए में क्या क्या आता है? जैसे बताया था, वुड, पेपर, क्लॉथ, कारपेट, स्ट्रेस। तो ये ए टाइप की फायर है। क्लास बी में फ्लेमेबल लिक्विड है, जैसे गैसोलीन है, ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, ग्रीस है, एसीटीन है। तो ये फ्लेमेबल लिक्विड टाइप की फायर है जो क्लास बी में आती है। क्लास सी कौन सा फ्यूल? क्लास सी में क्या फ्यूल आते हैं? जैसे LPG गैस सिलेंडर है, ओके। एंड क्लास डी में एल्युमिनियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया एंड सोडियम हो गया। तो ये क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ फ्यूल हैं, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। एंड क्लास ई में क्या आता है? इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो फायर होती हैं वो क्लास ई में आती हैं। ओके, फायर की स्टेज के बारे में बात करते हैं। क्लास ए में अगर 0 से 10 मिनट का फायर लग चुका है तो इंसिपिएंट स्टेज कहलाता है। अगर 10 मिनट से ऊपर है तो ब्लेज स्टेज कहलाता है। ब्लेज स्टेज क्या कहलाता है? कि फायर कंट्रोल में नहीं है। ओके, क्लास बी में अगर फायर लगा हुआ है तो 0 से 1 मिनट का इंसिपिएंट स्टेज है। अगर उसके ऊपर जा रहा है तो ज़्यादा फायर लग सकता है। क्लास सी में 0 से 30 सेकंड है। ओके, अगर 0 से 30 सेकंड से ऊपर का फायर है तो वो ज़्यादा फायर लगेगा।
ज़्यादा फायर हो सकता है। क्लास ई में लीड टू फायर अनदर क्लास ऑफ फायर। क्लास ई में कोई ऐसा मिनट नहीं दिया हुआ है, तो मतलब वो जल्दी से जल्दी कंट्रोल करें तो अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। फायर लगने के कॉजेज़ क्या है, फायर क्यों लगता है। जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमने सिगरेट फेंक दिया, ओके, कहीं वो टच में आ गया, फायर लग गया। ओके, स्मोकिंग कर रहे हैं, नाइट में बेड पे लग गया सिगरेट, अब आग लग गया। ओके, सिगरेट को ट्रेस में ना रख के ऐसे ही छोड़ दिया, गैस स्टोव से फायर लग सकता है। ओके, और केबल और वायर से फायर लग सकता है, ब्रोकन वायरिंग से लग सकता है फायर। जैसे हमें घर में वायरिंग होती है, अगर वायर कट है, अब टेप से जोड़ देते हैं तो वहाँ पे फायर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और फॉल्टी इलेक्ट्रिकल स्विच असेंबली से फायर लगता है। ओके, तो ये कॉमन कॉजेस होते हैं फायर लगने के। आगे बढ़ते हैं। पॉसिबल फ्री रिस्क इन ऑफिस प्रीमाइसेस। फ्री रिस्क ऑफिस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। इलेक्ट्रिकल फायर रिस्क ड्यू टू शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड। इलेक्ट्रिकल फायर रिस्क मतलब इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो गया, उससे फायर लग गया, या ओवरलोड से फायर लग गया। ओके, और सिगरेट से लग गया। ओके, एलपीजी लीकेज है तो लग गया। अब जैसे कंप्यूटर में यूपीएस यूज़ करते हैं या बैटरी यूज़ करते हैं, उसमें आग लगने के चांसेस होते हैं। ये ऑफिस से रिलेटेड फायर पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, या एसी प्लांट से रिलेटेड है, एसी प्लांट में भी आग लग जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेसिडेंस एरिया में क्या पॉसिबिलिटी होती है फायर लगने की। जैसे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड फायर लग गया। ओके, सिगरेट बट से लग गया, सोते सोते सिगरेट पी रहे हैं और हमने सिगरेट रख दिया तो आग लग गया। ओके, एयर कंडीशनर जितने भी इक्विपमेंट है उनसे आग लगने का चांसेस रहता है। एलपीजी लीकेज से रहता है, जैसे घरों में अभी सिलेंडर रात में बंद नहीं करते हैं, आग पकड़ लिया, पूरे सिलेंडर अगर लीकेज है, सुबह उठ के चालू किया तो आग लग गया। तो ये सारे चांसेस रहते हैं रेसिडेंस एरिया में। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है, और ये सारी चीज़ें अगर ध्यान रखेंगे तो फायर ना लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फायर प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होता है। जैसे अगर फायर लग गया है, ओके, तो फायर लगने के बाद में प्रोटेक्शन सिस्टम होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट लगा देते हैं वॉल में। अगर फायर लगा तो वो अलार्म करने लगता है, तो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम आते हैं मार्केट में, वो हमें लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे रेसिडेंस हो या ऑफिस एरिया हो। अगर फायर लगे तो उनको अलार्म करे कि फायर लग चुका है, वी अलर्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। फायर प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होते हैं। तो ये सारे फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है, जैसे स्मोक या हीट डिटेक्टर लगा लेते हैं घरों में, या ब्रेक ग्लास स्टेशंस रहते हैं, जैसे ग्लास टाइप में एक वॉल में लगा रहता है, उसको जैसे ही तोड़ेंगे तो अलार्म रेज करेगा, तो हमको बताएगा कि फायर लग चुका है, और जितने भी लोग होंगे उनको भी बताएगा कि फायर लग चुका है, वी रेडी फॉर कंट्रोल दिस फायर। अगला है फायर होज रील्स। ओके, ये भी लगाते हैं। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर रहते हैं जो दीवारों पे लटका देते हैं। फायर एग्जिट डोर रहते हैं, जैसे अगर फायर लग गया तो एग्जिट डोर रहते हैं, कहाँ से भागना है। ओके, फायर पैनल बोर्ड रहता है जो कंट्रोल रूम में होते हैं। ओके, डेरेंचर सिस्टम रहता है जो बिल्डिंगों में, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं वहाँ पे लगा रहता है। स्प्रिंकल सिस्टम लगा रहता है दीवारों पे, जो जैसे वाटर को फुब्बारा टाइप में छोड़ता है। ओके, तो ये सारे सिस्टम होते हैं जो फायर को प्रोटेक्ट करते हैं और जो हमें लगाने चाहिए, नेसेसरी भी हैं। आगे बढ़ते हैं। फायर प्रिवेंशन। फायर कैसे प्रिवेंट करेंगे। जैसे हीट जनरेटिंग एप्लीकेशन लगा के, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट को बचा के, नॉन फ्लेम प्रूफ इक्विपमेंट लगा करके हम फायर को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, ओपन फ्लेम्स एंड हॉट सरफेसेस में फायर को प्रिवेंट कर सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन लीड टू एक्सप्लोजन करके फायर को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, इतना समझ में आगे बढ़ते हैं। फायर कैन बी प्रिवेंटेड बाय कंसिडर दिस फॉलोइंग इश्यूज। फायर प्रिवेंट हो सकता है। ओके, फायर को रोक सकते हैं हम लोग अगर ये सारी चीज़ें हम फॉलो करेंगे। जैसे फ्लेम प्रूफ इक्विपमेंट हम लगा लिए घरों में तो फायर नहीं लगने के चांसेस नहीं, तो या गुड हाउस कीपिंग, हमने अगर घर में गुड हाउस कीपिंग है तो फायर कम लगने के चांसेस होते हैं। जैसे अगर हमने, जैसे गैस जल रहा है हमारे घर में, अगर हमने कोई भी चीज़ गैस के पास रख दिया, पुअर हाउस कीपिंग है, तो जल्दी से वो आग पकड़ लेगा और आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रॉपर वेंटिलेशन घर में होना चाहिए, घर है चाहे ऑफिस है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो फायर को प्रिवेंट
करने में सहायक होती हैं। रिमेंबर दिस फॉलोइंग, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर आर सुटेबल फॉर स्मॉल फायर। जो पोर्टेबल टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर रहते हैं वो स्मॉल फायर के लिए ही सुटेबल होते हैं। ओके, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी हैंडल बाई एनी वर्क प्लेस पर्सनल हु हैड अवेयर एंड हिट्स हैंडलिंग। जो पोर्टेबल टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो पर्सनली यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही स्मॉल फायर के लिए होते हैं पोर्टेबल टाइप के फायर्स। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं वो कई टाइप के होते हैं। तो जो ABC टाइप के होते हैं वो पाउडर बेस्ड होते हैं, मतलब उनके अंदर पाउडर रहता है जो हर क्लास में हर क्लास मीन्स ये जो क्लास दी गई है यहाँ पे वो क्लास ऑफ फायर है, मतलब किस टाइप का फायर लगा हुआ है, A क्लास का लगा है, B क्लास का लगा है, C क्लास। मोस्टली ABC इंडस्ट्रियल या घरों में ABC टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहता है जो सारी फायर में काम करता है। ओके, दूसरा टाइप का हो गया DCP, जो ये भी पाउडर बेस्ड होता है जो B और C क्लास में यूज़ किया जाता है। ओके, एक CO2 वेस्ट का जो गैस बेस्ड रहता है, CO2 गैस बेस्ड का जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो B और C क्लास की फायर में यूज़ करता है। ध्यान रखिएगा, अगर हमारा फायर A क्लास का है या B क्लास का है या C क्लास का है, E क्लास का है और हम फायर एक्सटिंग्विशर दूसरे टाइप का यूज़ कर रहे हैं तो फायर जल्द अपना कंट्रोल नहीं होगा। ओके, WCO2 ये वाटर वेस्ट रहता है। ओके, और अगला है AFFF फोम बेस्ड, उसमें फोम टाइप का निकलता है जो केवल B क्लास में ही यूज़ होगा। अगर समझ में आ रहा है, अगर जैसे B क्लास का जो दिया है AFFF, अगर इसको WCO2 वाटर वेस्ट से कंट्रोल करेंगे फायर तो नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फायर फाइटिंग मीडिया, इसमें क्या है, जैसे फायर को किस तरीके से बुझाया जाता है। जैसे सैंड है, जैसे फायर लग गया, हमने सैंड डाल दिया, फायर कंट्रोल हो जाएगा। ओके, ब्लैंकेट आती हैं मार्केट्स में, जैकेट वगैरह जो रहते हैं जो मतलब फायर में डालने के बाद में भी जो बर्न नहीं होते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो फायर से, जैसे किसी इंसान को आग लग गया तो हमने ब्लैंकेट डाल दिया उसके ऊपर तो फायर को कंट्रोल कर लेगा और वो इंसान को भी बचा देगा। ओके, इसमें ड्राई केमिकल पाउडर भी आते हैं। ओके, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, यूरिया बेस्ड पोटेशियम बाइकार्बोनेट, तो ये ड्राई पाउडर भी आते हैं जो फायर को कंट्रोल करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सटिंग्विशर, तो कॉमनली 4 टाइप के यूज़ किए जाते हैं, जो ऑल वाटर पर्पस, कार्बन डाइऑक्साइड, मल्टीपर्पस, ड्राई केमिकल एंड ड्राई पाउडर। तो कॉमनली ये 4 टाइप के ज़्यादा यूज़ होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, ऑल पर्पस वाटर किस टाइप के होते हैं, ये क्लास A टाइप की फायर के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, और इसमें प्रेशराइज्ड वाटर रहता है, मींस नीचे वाटर रहता है सिलेंडर के अंदर। ओके, और इसमें एक प्रेशर गेज प्रेजेंट रहता है जो प्रेशर दिखाता है कि उसमें कितना वाटर है। तो ये ऑल पर्पस वाटर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का किस टाइप का रहता है, ये केवल क्लास B और क्लास C वाली जो फायर हैं उनको कंट्रोल करता है। इसमें हार्ड प्लास्टिक नोज़ल रहता है, ये जो हार्ड प्लास्टिक नोज़ल कौन सा है, ये वाला। ओके, और इसमें कोई प्रेशर गेज नहीं होता। ओके, इसको CO2 फायर एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। मल्टीपर्पस ड्राई केमिकल, इसको ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, जो क्लास A, क्लास B, क्लास C फायर में यूज़ किया जाता है। इसमें पाउडर रहता है अंदर और प्रेशर गेज रहता है जो हमें इस फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर कितना पाउडर है वो बताता है। ओके, जो कॉमनली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फायर एक्सटिंग्विशर यही कहलाता है, ABC टाइप। फोम टाइप का क्या होता है कि ये इसका जो बॉडी रहता है वो क्रीम रहता है। ओके, और इसमें जो लेवल रहता है वो भी क्रीम कलर का रहता है। ये A और B क्लास की जो फायर है उसमें यूज़ किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पाउडर टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो ब्लू बॉडी रहता है उसका और रेड बॉडी रहता है और ब्लू लेवल रहता है, जैसा कि ये फ़ोटो में दिख रहा है। ओके, रेड बॉडी है, ब्लू लेवल है। ओके, जो क्लास B के लिए सफिशिएंट रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाला कैसा दिखता है, इसका ब्लैक बॉडी रहता है। ओके, और रेड बॉडी होता है, लेकिन इसका जो लेवल रहता है वो ब्लैक रहता है, जैसे ये दिखाई दे रहा है। और ये क्लास B और क्लास C फायर की कंडीशन में यूज़ किया जाता है।
उसके बाद है फायर ब्लैंकेट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे घरों में अगर हम फायर ब्लैंकेट लगा दिया, अगर किसी की बॉडी में आग लग गया तो हम क्या करेंगे, फायर ब्लैंकेट, ये नीचे दो ये रोप टाइप की रहती हैं, इनको खींचेंगे जैसे ही तो ब्लैंकेट बाहर आ जाएगा और हम वो ब्लैंकेट किसी आदमी के ऊपर डाल सकते हैं। जैसे फायर लग रहा है उसके अंदर तो हमने उसके ऊपर डाल दिया और उसको हम बचा सकते हैं, उसको भी बचा सकते हैं और ख़ुद को भी बचा सकते हैं। फायर ब्लैंकेट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया है पिछले वाले, ये थोड़ा डबल हो गया यहाँ पे। ओके, टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर टैप हो गया, CO2 हो गया, ड्राई केमिकल पाउडर टैप हो गया एंड वाटर विद फोम टैप हो गया। ओके, अच्छा, फायर एक्सटिंग्विशर एंटोनमी मतलब वो दिखता कैसा है। यहाँ पे डिस्चार्ज लेवर होता है, मतलब अगर फायर एक्सटिंग्विशर कभी भी आप यूज़ करें तो यहाँ पे ये जो होता है वो डिस्चार्ज लेवर होता है। मतलब अगर इसको हम दबाएंगे तो हमारा जो यहाँ पे जो अंदर जो जिस टाइप का भी मटेरियल है, वाटर है या फोम है या ड्राई पाउडर है, वो यहाँ से डिस्चार्ज होगा। तो इसको जैसे ही दबाएंगे यहाँ से वो निकलना चालू कर देगा। ओके, डिस्चार्ज लॉक्ड पिन एंड सील, यहाँ पे एक सील लगा होता है, यहाँ पे एक होल होता है, यहाँ पे एक सील होता है। जब तक वो सील को नहीं निकालेंगे ये ऑपरेट नहीं होगा। ओके, इसके बाद है डिस्चार्ज होस। तो ये जो भी मटेरियल आता है यहाँ से होते हुए आता है तो इसको डिस्चार्ज होस बोला जाता है। डिस्चार्ज नोजल, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो नोजल है वो कोनिकल टाइप का है, तो यहाँ से जो भी मटेरियल निकलता है उसको डिस्चार्ज नोजल कहा जाता है। और डिस्चार्ज ऑरिफिस भी सेम ही होता है। ओके, ये जो भी है प्रेशर गेज होता है, ये CO2 में नहीं होता। प्रेशर गेज जो होता है वो CO2 टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर दिखाता है, यहाँ पे जो ग्रीन कलर दिखा रहा है, ये अगर ग्रीन कलर होगा तो उसमें हमें प्रेशर गेज में क्या पता चलेगा, अगर ग्रीन कलर है तो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर फुल है, मतलब उसमें मटेरियल है। अगर ये रेड हो जाएगा इसका मतलब वो पूरी तरह से यूज़ हो गया है। ओके, कैरिंग हैंडल है, इसको कैरी करने के लिए यहाँ हैंडल यहाँ पकड़ा जाता है। यहाँ डाटा प्लेट है, मतलब यहाँ पे ABC या B क्लास या उसमें यहाँ पे स्पेसिफिकेशन रहता है किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है और ये बॉडी है। तो आप समझ गए हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर किस टाइप का रहता है और उसके जो पार्ट्स हैं उनको क्या क्या बोलते हैं और किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। ये भी वही है, पार्ट्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। ये ड्राई केमिकल पाउडर का है जिसमें यहाँ स्ट्रेनर लगा रहता है, यहाँ डिस्चार्ज ट्यूब होता है। ओके, यहाँ पे ये केज होता है। ओके, यहाँ प्लंजर है, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन रहता है। ओके, तो ये ड्राई केमिकल पाउडर है। ओके, फायर एक्सटिंग्विशर के ये भी एक टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें नोजल वाल्व होता है यहाँ पे। ओके, पोर्ट्स होल्स होते हैं, वाल्व्स होता है यहाँ पे, इनर कंपोनेंट रहता है, आउटर कंपोनेंट ये रहता है। तो ये भी एक फायर एक्सटिंग्विशर इस टाइप का भी रहता है। एक टाइप का CO2 फायर एक्सटिंग्विशर कैसा रहता है, यहाँ पे लॉकिंग पिन होता है। ओके, इसको खोलना पड़ता है चलाने से पहले। यहाँ सेफ्टी वाल्व होता है, यहाँ डिस्चार्ज ट्यूब होता है, मतलब मटेरियल यहाँ से निकलता है। यहाँ से फ़्लो को कंट्रोल किया जाता है, मतलब कितना फ़्लो रखना है, क्या है। यहाँ फ़्लो वाल्व लगा रहता है। यहाँ पे फ्लेक्सिबल हाई प्रेशर हो जाए, यहाँ से अपना मटेरियल जो भी CO2 का निकल रहा है वो यहाँ से निकलेगा। ओके, और यहाँ से जो भी है यहाँ से डिस्चार्ज होता है, तो इसको डिस्चार्ज होम कहा जाता है। डिफरेंट काइंड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, कॉमनली वही 4 टाइप के जो फायर एक्सटिंग्विशर वही यूज़ किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। क्लास A टाइप का जो रहता है वो वाटर में यूज़ होता है, MF में यूज़ होता है, ABC वाले भी यूज़ कर सकते हैं, DCP में नहीं होगा, CO2 में नहीं होगा एंड सैंड में नहीं होगा। क्लास B टाइप की जो फायर हैं उनमें ये वाटर वाला फायर एक्सटिंग्विशर नहीं यूज़ होगा, MF वाला होगा, ABC टाइप हो जाएगा, DCP हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, सैंड नहीं होगा। क्लास C टाइप का भी वही फायर है, वाटर में नहीं होगा, MF नहीं होगा, ABC टाइप का यूज़ हो जाएगा फायर एक्सटिंग्विशर, DCP टाइप का, CO2 टाइप का और सैंड नहीं होगा। क्लास D टाइप का जो है वो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं होगा, MF टाइप में भी नहीं होगा, ABC टाइप में भी नहीं होगा। DC में स्पेशल ग्रेड वाला जो आता है वही यूज़ होगा फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 में नहीं होगा, यहाँ पे केवल सैंड यूज़ होगा। ओके, फायर एक्सटिंग्विशर समरी है यहाँ पे। एक्सटिंग्विशर ये प्रेशराइज वाटर टाइप का रहता है, मैकेनिकल फोम रहता है, ड्राई केमिकल पाउडर रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ड्राई सैंड रहता है। तो ये काम कैसे करता है, प्रेशराइज जो वाटर रहता है वो कूल करता है। ओके, और जो मैकेनिकल फोम वाला रहता है वो ब्लैंकेटिंग टाइप का रहता है।
और ड्राई केमिकल पाउडर क्या करता है, स्मूथनिंग करता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो एक्सटिंग्विशर होता है वो भी स्मूथनिंग करता है। और ड्राई सैंड जो रहता है वो ब्लैंकेट टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है। अब फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ कैसे करना है उसके बारे में जान लेते हैं। पहले क्या करना है, पुल द पिन। यहाँ पे एक पिन रहता है, ये जो होल दिखाई दे रहा है, ओके, यहाँ पे एक पिन रहता है, ये पिन है, यहाँ पे जो पिन दिखाई दे रहा है इसको खींचते हैं सबसे पहले। उसके बाद में हम यहाँ पे फायर लगा है उसको टारगेट करते हैं, ओके, एंड देन स्क्वीज द हैंडल। ये जो हैंडल है इसको दबाते हैं, इधर से दबाते हैं, इसको नीचे की तरफ खींचते हैं। एंड देन वो जो भी इसके अंदर मटेरियल है वो अपना फायर को टारगेट करते हैं और फायर को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें एक आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, आप पास याद रखिएगा। पास मीन्स पुल द पिन, एम द नोजल, स्क्वीज द हैंडल, स्वीप साइड टू साइड एट द बेस ऑफ द फायर। अगर फायर लगा हुआ है तो नीचे की तरफ से हमें टारगेट करना है, ना कि अगर फायर ऊपर है तो ऊपर अगर आप करेंगे तो फायर कंट्रोल नहीं होगा। फायर जहाँ से जनरेट हुआ है उधर की तरफ ही हमें टारगेट करना है, उधर की तरफ ही हमें फायर एक्सटिंग्विशर चलाना है, तभी फायर कंट्रोल होगा, अदरवाइज़ फायर कंट्रोल नहीं होगा। मेजर फायर्स क्या होती हैं, फायर प्रेशर इन द सिस्टम। इसमें जो रहता है 7 kg/cm स्क्वायर का प्रेशर रहता है। और वाटर रिस्टोरिंग कैपेसिटी क्या होती है, 2 × 10 पंप कैपेसिटी रहती है। मेन पंप कितने का स्पेसिफिकेशन क्या है, 273 m3/h। डीजल इंजन पंप का कितना स्पेसिफिकेशन, 273 m3/h। जॉकी पंप का 10 m3/h, ओके। मेजर फायर सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, FM200 और कार्बन डाइऑक्साइड। DCP फूडिंग सिस्टम, वाटर स्प्रिंकल्स, फोम स्प्रे सिस्टम। वाटर स्प्रिंकल क्या होता है कि ये वॉल में लगा रहता है और वाटर को स्प्रे करता है, ओके। ये फायर सस्पेंशन सिस्टम में रहता है। म्यूचुअल एड या एक्सटर्नल हेल्प क्या रहता है, फायर टेंडर्स रहता है। अगर हम किसी से हेल्प ले रहे हैं, अगर फायर लग गया तो इनकी सारी एजेंसीज होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं फायर को कंट्रोल करने के लिए। फायर टेंडर्स रहते हैं, एक्सटर्नल एजेंसीज रहती है, एक्सटर्नल एक्सपर्ट रहते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी या ETC। तो ये टीम है जो फायर को कंट्रोल करती है, ओके। आगे बढ़ते हैं। फ्लैश पॉइंट क्या है, लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड प्रोड्यूस इनफ वेपर टू गिव ए मोमेंट्री फ्लैश बाय एन इग्निशन सोर्स। फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर वेरी विद ईच फ्लेमेबल और कंबस्टेबल लिक्विड। फ्लैश पॉइंट का क्या होता है कि फ्लैश पॉइंट आप समझ लेते हैं, जैसे LPG का एक फ्लैश पॉइंट है कि वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, कहाँ से फायर पकड़ना स्टार्ट करेगा। तो फ्लैश पॉइंट के बारे में आगे बात कर लेते हैं, उसका एक चार्ट है इसमें। फायर पॉइंट क्या होता है कि फायर कहाँ से लगना स्टार्ट किया, वो फायर पॉइंट होता है लोअर टेम्परेचर, जहाँ से फायर स्टार्ट होता है, ओके, उसको लोएस्ट टेम्परेचर बोलते हैं। एक्सप्लोजिव लिमिट क्या होती है, एक्सप्लोजिव लिमिट आर दोज कंसंट्रेशन ऑफ फ्लेमेबल वेपर एंड गैस इन एयर बिलो एंड विच above which combustion and flame propagation does not occur and contact with a source of ignition। LEL का फुल फॉर्म क्या है, लो एक्सप्लोसिव लिमिट, एंड UL का क्या है, अपर एक्सप्लोसिव। लो एक्सप्लोसिव क्या होती है, लो लेवल पे जो फायर जो स्टार्ट होता है वो पॉइंट, और अपर एक्सप्लोसिव क्या होती है, हाई लेवल पे, जहाँ फायर हाई लेवल पे अपना जलता है। तो LEL और UL आप समझ गए हैं, लो एक्सप्लोसिव लिमिट एंड अपर एक्सप्लोसिव लिमिट। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू फ्लैश पॉइंट, ओके। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट रहते हैं उनके फ्लैश पॉइंट क्या होते हैं, क्लास A टाइप की जो फायर रहती है उनका जो पॉइंट रहता है लेस देन 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। क्लास B का पॉइंट बिटवीन रहता है 23 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड पॉइंट। क्लास C की जो फायर रहती है वो उसका फ्लैश पॉइंट क्या रहता है, 65 डिग्री सेंटीग्रेड से 93 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। एक्सप्लोडेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट और क्या रहते हैं, इंक्लूडिंग दोज विद फ्लैश पॉइंट अबव 93 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ज़्यादा हाई टाइप की फायर रहती है, ओके। तो इनके सारे फ्लैश पॉइंट हैं। क्लास A की जो फायर है, क्लास B की, क्लास C के अंतर्गत जो आती हैं वो। फ्लेमेबल लिक्विड का फ्लैश पॉइंट बिलो देन 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और कंबस्टेबल लिक्विड का फ्लैश पॉइंट 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब फ्लैश पॉइंट फ्लेमेबल लिक्विड आप समझ रहे हैं, नहीं आप समझ गए होंगे कि फ्लेमेबल लिक्विड क्या होता है,
जैसे ऑयल है, गैस है, तो वो फ्लेमेबल लिक्विड होता है। ओके, उसका जो फ्लैश पॉइंट होगा वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होगा, और कंबस्टिबल लिक्विड का 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होगा। इसके बारे में आगे समझ लेंगे, आगे एक मैंने चार्ट डाला है अच्छी तरह से समझने के लिए। यहाँ पे मैंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सारे फ्लैश पॉइंट डाले हैं। जैसे एलपीजी का कितना -60 डिग्री होता है, ओके, गैसोलीन का -40 डिग्री, ओके, टोलिन का 4.4, ये सारी गैसेस हैं, ओके। तो इनके सारे फ्लैश पॉइंट यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, ओके। अगर ये कभी कभी पेपर में भी आ जाता है, इनका थोड़ा ध्यान रखिए। और ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कितना होता है ये यहाँ पे दे रखा है, ओके। और ये एक्सप्लोजिव लिमिट डाली है परसेंटेज में, ओके। तो ये बात आप पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के क्या ऑटो इग्निशन टेम्परेचर होते हैं और फ्लैश पॉइंट होते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। इंडोर फायर और आउटडोर फायर क्या होता है। इंडोर फायर, अगर इंडोर फायर लगा है, अगर एयर नहीं रहेंगे, जैसे अगर घर में आग लग गया तो एयर नहीं आना चाहिए, ओके। फायर को कंट्रोल, जैसे दरवाजे बंद कर दिए, सारी चीज़, आग लग गया है तो वहाँ पे दरवाजे वगैरह बंद कर दिए, तो अगर एयर नहीं आएगा तो फायर नहीं लगेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे जो ट्रायंगल बेस्ड जो फायर रहता है, जैसे एयर हो गया, फ्यूल हो गया, ओके, अगर उनमें से हमने एयर को बंद कर दिया या सारे दरवाजे बंद कर दिए तो फायर नहीं लगेगा और फायर कंट्रोल में हो जाएगा। आउटडोर फायर में क्या होता है, आउटडोर फायर में एयर तो रहेगा लेकिन हमें फ्यूल नहीं रखना है, अगर फ्यूल होगा तो फायर तुरंत पकड़ लेगा, ओके। ये रेस है, रेस को कैसे पढ़ते हैं, रिमेंबर टू रेस ड्यूरिंग ए फायर। तो रेस का मतलब क्या है, रेस्क्यू, रेस्क्यू क्लाइंट इन इमीडिएट डेंजर। अगर फायर लग गया है तो हमें क्लाइंट को तुरंत ही बताना है, तुरंत ही इन्फॉर्म करना है, ओके। ए का मतलब अलर्ट, शॉर्ट फायर या पुल फायर अलार्म, डायल इमरजेंसी फ़ोन नंबर, हमें अपने फ़ोन से इमरजेंसी नंबर डायल करना है और हमें रेस्क्यू टीम को बताना है कि यहाँ पे फायर लग चुका है, ओके। सी कंटेंट, सी का कंटेंट में क्या आता है, जो भी हमारे डोर्स और विंडोज़ हैं सारे बंद करने हैं, ओके। एंड ई का इवेल्युएट, एक्सटिंग्विशर स्मॉल फायर, इवेल्युएट क्लाइंट इफ़ एप्रोप्रिएट। और ई में हमें जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो यूज़ करना है स्मॉल फायर के लिए, ओके, ताकि हम पहले कंट्रोल करें और बाद में अगर रेस्क्यू टीम आएगी तो वो अपने हिसाब से कंट्रोल करेगी। इन केस ऑफ फायर, ओके, हमको इन केस ऑफ फायर में हमें एक अलार्म रेस करना है और लोगों को भी बताना है ताकि वो आएँ और उस चीज़ को कंट्रोल करें, ओके। हमें फायर, इन केस ऑफ फायर, अगर फायर लग चुका है तो हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें घबराने की ज़रूरत है। और फायर के केस में हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं यूज़ करना है, ओके। ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और लिफ्ट या एस्केलेटर हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। आगे बढ़ते हैं। फायर फाइटिंग डिसीजन क्राइटेरिया, हमें ये जानना है डिपार्टमेंट इमरजेंसी प्रोसीजर एंड इवैल्यूएशन रूट्स। हमें ये फायर फाइटिंग डिसीजन क्राइटेरिया क्या होते हैं कि हमें ये जानना है कि इमरजेंसी प्रोसीजर क्या होते हैं और एवैल्यूएशन रूट्स क्या होते हैं, ओके। लोकेशन ऑफ एक्सटिंग्विशर ऑफ एरिया, मतलब हमें जैसे फायर लग गया, हमें पता ही नहीं है कि एक्सटिंग्विशर कहाँ लगे हैं, तो हमें एक्सटिंग्विशर जो भी हैं उनके एरिया रिलोकेट देखने चाहिए, उन पे साइन लगाना चाहिए। और साइन हमें थोड़ा सा हाइट में लगाना चाहिए, जैसे इंडस्ट्री में रहता है कि फायर एक्सटिंग्विशर लगा नीचे है, वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसके जस्ट ऊपर एक बोर्ड लगा देते हैं ताकि वो दूर से भी दिखाई दे, ओके। तो हमें हमें ये पहले से ही प्रिपेयर रखना है कि हमें ये चीज़ जानना है कि फायर लगने के टाइम पे हमें ये चीज़ जानना है कि हमें फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे लगा हुआ है, ओके। और इमरजेंसी केस का क्या प्रोसीजर है, वो सारी चीज़ें हमें इसमें जाननी है, ओके। साउंड द अलार्म रिगार्डलेस ऑफ फायर साइज, अगर फायर लग गया तो हमें साउंड वो रिलेटेड जो फायर है जो आते हैं उनको प्रेस करना है, बटन दबाना है, ओके। तो इन सब सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ओके। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट फायर दैट आर नॉट बग्ड विक्टिम्स, कभी कभी क्या होता है फायर लगता है तो उसमें स्मोक ज़्यादा जनरेट होता है, ओके। तो स्मोक में क्या रहता है, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन कैल्निक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये सारी गैसें होती हैं जो हमें फायर के दौरान निकलती हैं और इससे आदमी की डेथ हो जाती है। इसके बारे में भी आगे एक चार्ट है, उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं।
मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओनली फाइट ए फायर विद ए इंसिपिएंट स्टेज एंड नेवर फाइट ए फायर इफ़ एनी ऑफ फॉलोइंग अप्लाई, डोंट हैव द प्रॉपर एक्सटिंग्विशर और इक्विपमेंट। मतलब इसमें जैसे अगर आग लग गया है और हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो हमें ये चीज़, हमें कभी भी फायर, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और फायर हम बचाने के लिए जाते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए जाते हैं और खुद ही प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो प्रॉपर एक्सटिंग्विशर होगा तभी आप अपना इस फायर से फाइट कीजिए, अदरवाइज़ नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लास ऑफ फायर BSEN2। ओके, ए टाइप में कौन सी फायर, फ्री बर्निंग मटेरियल, पेपर, वुड, प्लास्टिक, ETC टाइप की जो आते हैं वो ए क्लास में आते हैं। बी क्लास में फ्लेवर, लिक्विड, पेट्रोल, मैथ, सॉल्वेंट, ETC और भी प्रोडक्ट आते हैं इसमें। सी टाइप में फ्लेमेबल गैसेस रहती हैं, जैसे मेथेन, हाइड्रोजन और टाइप की भी गैसें हैं जो क्लास ऑफ फायर सी में आती हैं। और क्लास ऑफ फायर डी में मेटल्स रहते हैं, पोटेशियम जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, ETC। और एफ में कुकिंग फैट्स रहते हैं। और ई टाइप में रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो फायर लगाने के, जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी मीन्स, अगर जैसे आपको बताया था कि जैसे वायर हमने वायरिंग किया है और वो वायर बहुत ज़्यादा कटा हुआ है, ओवरलोड की वजह से जहाँ पे वायर कमज़ोर होगा वहाँ से तुरंत फायर पकड़ लेगा। ओके, तो ये क्लासेस ऑफ फायर हैं। ए टाइप में क्या आती हैं, बी टाइप में क्या आती हैं, सी टाइप में क्या आती हैं, डी टाइप में क्या आती हैं। फायर प्रिवेंशन क्या होता है? ओके, बी माइंडफुल फॉर फायर सेफ्टी। हमें फायर प्रिवेंशन कैसे करना है? पहले तो हमें अवेयर होना है, ओके, और फायर सेफ्टी के बारे में अवेयर होना है, ओके। देन डोंट ब्लॉक फायर एग्जिट सेल पॉइंट्स ऑफ एक्सटिंग्विशर। जैसे कभी कभी क्या होता है, फायर लग गया और हमें इमरजेंसी में भागना पड़ा, तो हम देखते हैं कि वो जो फायर इमरजेंसी का जो गेट है उसके और पास आपको यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं। तो फायर के केस में इतना टाइम नहीं होता कि ये सारी चीज़ें हटाओ, फिर आदमी बाहर जाएगा और अपने आप को बचाएगा। तो फायर इमरजेंसी गेट जितने भी होते हैं वो सारे गेट्स हमेशा फ्री होने चाहिए, ताकि फायर के केस में आदमी तुरंत वहाँ से बाहर निकल सके और अपने आप को बचा सके। ओके, आगे बढ़ते हैं। फायर अलार्म होते हैं और जो लीव द बिल्डिंग इमीडिएटली, अगर फायर अलार्म है हमें बिल्डिंग तुरंत छोड़ देनी चाहिए। ओके, हमें यूज़ द नियरेस्ट एग्जिट, जो नियरेस्ट एग्जिट है उसका यूज़ करना चाहिए। जैसे कहीं जगह पे कई सारे एग्जिट होते हैं, जो पास में एग्जिट है हमें वो यूज़ करना है। ओके, हमें वॉक क्विकली करना है, हमें भागना नहीं है। ओके, अगर हम भागेंगे तो हम खुद गिर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रोसीजर हैं फायर के। जब फायर लगती है तो हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फाइटिंग ए फायर, डू नॉट फाइट द फायर इफ़ the biggest than a waste paper bin, one extinguisher is not enough, smoke is affecting your breathing, you cannot see the way out, gas cylinder और chemicals। अगर ज़्यादा फायर है, ओके, तो वन फायर एक्सटिंग्विशर इनफ नहीं होगा, ओके, और स्मोक ज़्यादा जनरेट होगा जो आपको सांस लेने में दिक्कत देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें फायर के दौरान हमें सारी चीज़ें याद रखनी है। ओके, फायर ईट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मेकअप अबाउट 21% ऑफ द एयर वी ब्रीथ। अगर ऑक्सीजन की मात्रा 21% है तो हम सांस ले सकते हैं, हम सरवाइव कर सकते हैं। अगर वो कम है, एनीथिंग लेस देन हार्म और बॉडी, अगर 21% से कम है तो हमारी जान भी जा सकती है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि मनुष्य को 21% ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए सांस लेने के लिए। ओके, यहाँ पे एक ग्राफ है ऑक्सीजन इन एयर दिखा है, यहाँ पे 0, 5, 10, 15, 20, 25। ओके, आपने देखा 21% नॉर्मल कंडीशन है। ओके, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति अगर 21% है तो हम नॉर्मल कंडीशन में है। 17% में क्या होगा, सम मसल्स इम्परमेंट इंक्रीज ब्रीथिंग। ओके, 20% में क्या होगा, हेड एच, फैटीग, ये सारी चीज़ें होना चालू हो जाएंगी। और 6% में क्या होगा, हमारा डेथ भी हो सकता है कुछ ही मिनटों में। तो 21% नॉर्मल कंडीशन में हमें एयर चाहिए ही चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। ओके, वाई डू पीपल डाई इन फायर्स? मोस्ट डेथ आर इंजरी आर नॉट कॉज बाय द फ्लेम्स। कभी कभी क्या होता है कि अगर फायर ज़्यादा लग गया तो जैसे हमारी बॉडी है तो ज़्यादा टेम्परेचर ऑब्जर्व नहीं कर सकती है। अगर 500 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया, ओके, तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो मोस्टली कॉमनली पीपल इस वजह से भी इंजरीज या डेथ होती हैं। अगर ज़्यादा टेम्परेचर है, अगर हम फायर के पास हैं तो उसमें उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इंजरीज या डेथ होती हैं।
ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे हमने वो चार्ट पढ़ा वैसे ही ये चार्ट पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा रीच हुआ है 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं यहाँ पे सारी दी रखी हैं। ओके, सबसे हाईएस्ट पे सिस्टम थ्रेशोल्ड, इफ़ेक्ट ऑफ हीट। तो अगर जितना ज़्यादा हीट रहेगा उतना ज़्यादा हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी स्टेजेस हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए। ओके, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट पीपल हु डाई इन फायर डोंट डाई फ्रॉम द फ्लेम्स। मोस्टली वो कई सारे पीपल होते हैं जो फायर से ख़त्म हो जाते हैं या मर जाते हैं। ओके, दे डाई फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्सीजन, सफोकेशन की वजह से भी हो जाते हैं। ज़्यादा आग लग गया और काफ़ी सारी गैसेस निकलती हैं तो उसकी वजह से भी फटीग होता है और सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से लोग ख़त्म हो जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देयर इज़ 6 टाइप ऑफ बर्न्स। ये 6 टाइप के बर्न्स रहते हैं। स्केल्ड, कॉज ऑफ हॉट वाटर, स्टीम ऑफ फूड और लिक्विड की वजह से भी बर्न होते हैं, मतलब जलते हैं। फ्लेम टाइप के होते हैं, जैसे माचिस हो गया। कॉज्ड व्हेन क्लॉथिंग इग्निटेड फ्रॉम हीट एंड ओपन फ्लेम सोर्स। ओके, 6 टाइप के बर्निंग सोर्स हैं। देयर आर 6 इलेक्ट्रिकल टाइप की जो बर्निंग रहती है, जैसे इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स हो गए, ओके, हाई टेंशन वायर हो गए, उनकी वजह से भी आग लगने के चांसेस होते हैं। ओके, कांटेक्ट होते हैं कॉज ऑफ टचिंग हॉट सरफेस, जो हॉट सरफेस होती है ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। और केमिकल वेस्ट से भी फायर लगने के चांसेस होते हैं, उससे भी हम जल सकते हैं। ओके, जब फायर, इसमें क्या बताया गया है कि मतलब एक महिला है वो भाग रही है, यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके से भाग रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पहले तो वही इन कंट्रोल नहीं है। अगर फायर लग गया है तो आप जहाँ पे हैं वहीं पे रहिए, वहीं सोचिए कि करना कैसे है, कंट्रोल कैसे करना है, आप भागिए मत। ओके, और लोगों को बताइए कि फायर कंट्रोल करें। स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। अगर फायर लग गया तो आप ग्राउंड की तरफ लेट जाइएगा। ओके, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से दिखाया गया है, ये आदमी है, फायर लगा हुआ है तो वो इस तरीके से लेटा हुआ है और आपको फेस को कवर करना है, जैसे यहाँ पे दिखाई दिया है। आगे बढ़ते हैं। When out smoke alarm sound, we should get out and stay out. If there is smoke, we should crawl low under the smoke until we are outside. अगर ज़्यादा स्मोक है तो हमको इस तरीके से लेटना है। तो आपको इसमें दिख रहा है कि आदमी इमरजेंसी सिचुएशन में इस तरीके से लेट गया है और स्मोक ऊपर है। तो इससे क्या होगा, इसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा और ये अपने आप को बचा सकता है। इस टाइप के जो आते हैं, जो घरों में या इंडस्ट्रियल एरिया में लगे रहते हैं, जो अलार्म रहते हैं, वो भी हमें अपने हाउस में लगाने चाहिए। स्मोक अलार्म कहलाते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। अगर ये लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई सिगरेट पी रहा है तो अगर इस धुआं इसमें जाएगा तो ये तुरंत अपनों को बताएगा कि कहीं तो धुआं है, क्योंकि फायर एकदम से तो नहीं लगता। जैसे वायर जला तो फायर एकदम से तो नहीं जलेगा, तो पहले वो स्मोक छोड़ेगा धीरे 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 धीरे। तो ये फायर अलार्म हमारी क्या मदद करेगा, जैसे ही स्मोक इसके टच में आएगा ये हमको बताएगा कि कहीं कुछ बड़ा हादसा होने वाला है। तो ये लगाना घरों में या ऑफिस में ज़रूरी है। बिफोर ओपनिंग एनी डोर वी शुड फील दैम विद द बैक ऑफ आवर हैंड। इट इज़ फील्स हॉट, वी शुड यूज़ आवर सेकेंड एग्जिट। अब जैसे यहाँ पे आग लगा हुआ है अंदर और यहाँ पे एक गेट दिखाई दे रहा है, तो ये आदमी क्या कर रहा है, उसको टच कर रहा है। तो ऐसे टच नहीं करना है। ओके, अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमें दूसरे गेट भी रहते हैं एग्जिट के, वो यूज़ करने चाहिए। वी लीव आवर हाउस, वी शुड रिमेंबर टू क्लोज द डोर बिहाइंड अस टू हेल्प सो द स्प्रेड ऑफ स्मोक एंड गिव अस मोर टाइम टू एस्केप। हमें अपने घरों को छोड़ना चाहिए और हमें ये याद रखना चाहिए ये डोर के पीछे स्मोक और फायर है, तो हमें डोर को बंद कर देना चाहिए। यहाँ पे जैसे डोर है खुला है तो एयर अगर जाएगा अंदर तो ये फायर और लगेगा, तो हमें ये डोर सडनली बंद करना है। ओके, फायर को कंट्रोल करने के लिए हमें समटाइम ये एग्ज़िट के स्टिकर्स रहते हैं। जैसे अगर कोई डोर है उस पर हमने स्टिकर नहीं लगाया और हमको भागना है तो किसी को पता ही नहीं रहेगा कि हमें यहाँ से एग्ज़िट करना है, यहाँ से बाहर जाना है। तो जितने भी इमरजेंसी गेट रहते हैं उन पे सारे एग्ज़िट वाले ग्रीन वाले दिखाई, यहाँ पे ग्रीन वाले दिखे हैं, तो ऐसे हमें लगाने चाहिए और इससे क्या पता चलेगा यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं।
अब जहाँ का सिचुएशन अच्छा नहीं है वहाँ पे रेड टाइप के स्टिकर लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस टाइप के जो रहते हैं, ओके। ये एग्जिट टूल पब्लिक बिल्डिंग एंड लाइक के रेस्टोरेंट में लगाते हैं, मॉल तथा होटल में रेड टाइप के, ओके। और ये ग्रीन टाइप के अपने घरों में वगैरह लगाते हैं, ये भी लगते हैं। ये ग्रीन मतलब यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, रेड टाइप की बिल्डिंग वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह में लगाते हैं। एंड समटाइम द एग्जिट साइन में हैव एन एरो ऑन इट लीडिंग अस टू अनदर एग्जिट टू आउटसाइड। और कभी कभी इस टाइप के जो अलार्म आते हैं वो क्या बताता है कि आप एग्जिट तो हुई है लेकिन नेक्स्ट गेट से, एरो दिखा रहा है आप एग्जिट हो जाइए बट नेक्स्ट गेट से होइए, इस गेट से नहीं, ये गेट सेफ नहीं है। वी शुड नेवर पुल ए फायर अलार्म अनलेस दे रियली इट्स फायर। कभी कभी क्या होता है कि फायर लगानी है, लोग उसको फायर अलार्म बता देते हैं, उससे क्या होता है भगदड़ हो जाता है, काफ़ी लोगों को चोट आ जाता है। तो जब भी फायर लगे तभी हमको फायर अलार्म करना है, इसके अलावा हमको फायर अलार्म टच नहीं करना है। एग्जिट रूट, हमें एग्जिट रूट ए कंटिन्यूस एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड पाथ ऑफ एग्जिट ट्रेवल फ्रॉम एनी पॉइंट विद ए वर्क प्लेस टू ए प्लेस ऑफ सेफ्टी इंक्लूडिंग रिफ्यूज एरिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट एग्जिट, एक्सेस, एग्जिट डिस्चार्ज। कभी कभी एग्जिट रूट जो होते हैं वो हमें ड्राइंग में इस तरीके से लगाने चाहिए ताकि सभी लोगों को पता चले कि एग्जिट एक्सेस किधर से है, ओके, और एग्जिट हम किधर से कर सकते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में बताया गया है किस तरीके से यहाँ से हम एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट रूट की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? एग्जिट रूट मस्ट बी परमानेंट एंड देयर मस्ट बी इनफ एग्जिट ऑफ द प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर क्विक एस्केप। जो एग्जिट अरेंजमेंट है वो प्रॉपर होने चाहिए और परमानेंट होने चाहिए, ओके। आगे बढ़ते हैं। एग्जिट डिस्चार्ज, एग्जिट डिस्चार्ज मस्ट लीड डायरेक्टली आउटसाइड टू द स्ट्रीट, वॉकवे, रिफ्यूज एरिया, पब्लिक वे एंड ओपन स्पेस विद एक्सेस टू द आउटसाइड। दिस इज लार्ज इनफ टू accommodate all building occupants like to use the exit route. Exit stairs that continue beyond the level on which the exit discharge is located must be. हमें सारे एग्ज़िट पे इस टाइप के एग्ज़िट लगाने चाहिए कि किस तरीके से कौन से स्टिकर्स है, कहाँ पे लगाने चाहिए, कहाँ पे नहीं लगाने चाहिए। तो इस टाइप के जितने भी एग्ज़िट हैं वो सिचुएशन के हिसाब से हमें लगाने हैं। वो इंडस्ट्रियल में भी लगते हैं और जितनी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें भी लगते हैं। हमें डायरेक्शन ज़रूर शो करना चाहिए, ओके। स्ट्रीट है, वॉकवे है या रिफ्यूज़ एरिया है, पब्लिक वे है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ के हिसाब से ही हमें सारे स्टिकर लगाने हैं। एग्जिट डोर मस्ट बी अनलॉक्ड, मस्ट बी एबल टू ओपन फ्रॉम द इनसाइड एट ऑल टाइम विदाउट की, टूल्स एंड स्पेशल नॉलेज। जो एग्ज़िट डोर है वो हमेशा लॉक नहीं होने चाहिए। अगर फायर के सिचुएशन में हम भाग रहे हैं और हमने देखा डोर लॉक है, अब हम उसको ढूंढ रहे हैं जिसके पास की है, जब तक तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस केस में जितने भी एग्ज़िट डोर हैं वो अनलॉक्ड होने चाहिए, जिससे कि आदमी बाहर निकल के अपने आप को बचा सके। साइड हिंज एग्ज़िट डोर, इस टाइप के भी एग्ज़िट डोर हैं, वो मस्ट बी यूज टू कनेक्ट एनी रूम टू एग्ज़िट रूट। इस टाइप के एग्ज़िट रूट भी यूज़ होते हैं, ओके। A door that connects any room to an exit route must swing in the direction of exit travel if the room is designed to be occupied by more than 50 people or contain high hazard content। तो इस टाइप के भी एग्जिट डोर होते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। एग्जिट रूट कैपेसिटी एंड डायमेंशन क्या होती है? सेलिंग मस्ट बी एटलीस्ट 7 -1/2 फीट हाइट एंड विद द प्रोजेक्शन अचीव पॉइंट लेस देन 6 फीट इन द फ्लेम मोड। तो इस टाइप का डायमेंशन होता है एग्जिट रूट का जो कैपेसिटी और डायमेंशन है। एंड एग्जिट एसेस मस्ट बी एटलीस्ट 28 इंच वाइड एट ऑल द पॉइंट। तो ये एग्जिट रूट का जो कैपेसिटी और डायमेंशन है, ओके। तो यही डायमेंशन हमें ये स्टैंडर्ड में यही फॉलो करना चाहिए एग्जिट रूट के लिए। मिनिमाइज डेंजर टू एम्प्लॉय, एग्जिट रूट मस्ट बी फ्री एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड। तो एग्ज़िट जो रूट है वो फ्री होने चाहिए आने जाने के लिए, कोई भी सामान नहीं होना चाहिए, ओके। ये सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। एग्ज़िट मार्किंग भी प्रॉपर होना चाहिए, ओके। एग्जिट साइन भी लगाना है, जैसे यहाँ पे डोर पे लगाया है इस तरीके के भी साइन हमें लगाने चाहिए, जो लगे भी रहते हैं, काफ़ी जगह पे लगे रहते हैं, काफ़ी जगह पे नहीं लगे रहते हैं। तो जहाँ पे नहीं लगे वहाँ पे हमें ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि एग्ज़िट मार्क हमें लगाने चाहिए, ओके। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एग्ज़िट मार्किंग भी होना चाहिए कि एग्ज़िट किधर से है। जैसे फॉर एग्जांपल वो तो डोर के ऊपर था,
अगर एक आदमी यहाँ से वॉक कर रहा है तो उसको एग्ज़िट, यहाँ पे एग्ज़िट नहीं देखेगा, वहाँ से नीचे एरो लिखा है। मतलब इसका क्या मतलब है, अगर कोई भी आदमी यहाँ से वॉक कर रहा है तो देखेगा एग्ज़िट तो है लेकिन यहाँ नहीं, हमसे आगे, इससे आगे जाना है। ओके ओके, एग्ज़िट मार्किंग यहाँ भी डाला है। ओके, जहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि जो डोर, जैसे डोर है, ओके, वहाँ पे भी हमें, जैसे जो एग्ज़िट नहीं है तो वहाँ पे भी हमें लगाना है कि जैसे यहाँ पे एक नोटिस लगा रखा है नॉट एन एग्ज़िट, ये जो डोर है एग्ज़िट के लिए नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि कई सारे डोर हैं कहीं कहीं बिल्डिंग में, तो वहाँ पे कौन सा एग्ज़िट वाला है, कौन सा एग्ज़िट वाला नहीं है। तो ये दोनों टाइप के हमें स्टिकर और आइडेंटिफिकेशन लगाने हैं जो फायर के टाइम पे बहुत सहायक होते हैं। इमरजेंसी एक्शन प्लान है, जैसे ये है, एक फ़ोटो दिखाई दे रहा है, तो इसमें 2 टाइप के प्राइमरी एग्ज़िट है, ओके, एंड इमरजेंसी एग्ज़िट है। मतलब हमें अगर कोई भी बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं तो फायर सेफ्टी को रिलेटेड हमें ये बनाने हैं कि प्राइमरी एग्ज़िट हमारा कहाँ रहेगा और सेकेंडरी एग्ज़िट क्या रहेगा, कहाँ पे रहेगा। ओके, जैसे विकलांग के लिए यहाँ से निकलने के लिए है, ओके, प्राइमरी एग्ज़िट यहाँ से निकलने के लिए है, ओके, सेकेंडरी एग्ज़िट यहाँ के लिए। अगर जैसे विकलांग है और हाँ स्टेयर्स हैं तो वो निकलने के लिए प्रॉब्लम होगा, तो विकलांग के लिए अलग एग्ज़िट रहे, और जो भी नॉर्मल लोग हैं उनके लिए प्राइमरी एग्ज़िट अलग रहे और सेकेंडरी एग्ज़िट अलग रहे। फायर प्रिवेंशन प्लान क्या है? द प्लान मस्ट इंक्लूड ए लिस्ट ऑफ मेजर फायर हजार्ड्स एंड हैंडलिंग स्टोरेज एंड कंट्रोल प्रोसीजर होना चाहिए। नेम एंड जॉब टाइटल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेंटेनिंग इक्विपमेंट एंड सिस्टम ऑफ प्रिवेंट ऑफ कंट्रोल इग्निशन ऑफ फायर। ये क्या बता रहा है कि फायर प्रिवेंशन प्लान हमें कैसे बनाना है। अगर जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कई सारे लोग काम कर रहे हैं तो उनमें से कुछ लोग होने चाहिए डिसाइडेड जिनको फायर ट्रेनिंग पता होना चाहिए, ओके, कैसे फायर को कंट्रोल करते हैं, और उनको फायर के बारे में ट्रेनिंग बताना चाहिए कि फायर कैसे कंट्रोल करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर कैसे चलाते हैं, किस टाइप के फायर होते हैं, उनको किस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं और फायर को कंट्रोल करते हैं। तो हमें सारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना चाहिए, और कुछ जो लोग हैं उनको वहाँ पे लगाना चाहिए कि ये जो बंदे हैं ये फायर एक्सटिंग्विशर चला सकते हैं, फायर की ट्रेनिंग ले चुके हैं। तो उस केस में क्या होगा, अगर फायर लगेगा तो वो लोग जल्दी से आइडेंटिफाई हो जाएंगे और उनको लोग इन्फॉर्म कर देंगे और फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर आर प्रोवाइडेड फॉर एम्प्लॉय यूज़, ओके। द एम्प्लॉयर मस्ट माउंट, लोकेट एंड आइडेंटिफाई देम सो वर्कर्स कैन असिस्ट देम विदाउट सब्जेक्टिंग देमसेल्फ टू पॉसिबल इंजरी। ये क्या बता रहा है यहाँ पे देखिए फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, ऊपर एक एरो दिया है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ रखा है। हमें ये हाइट में है तो यहाँ से दिखाई दे जाएगा, लेकिन जब हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करने जाएंगे तो यहाँ पे सफिशिएंट स्पेस है, यहाँ पे काफ़ी सारा सामान रखा है। तो उस फायर लगने के सिचुएशन में क्या होगा, हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, पहले इसे हटाइए, फिर इसे हटाइए, फिर इसे हटाइए, देन वी नीड टू रिमूव दिस फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसमें वेस्ट ऑफ टाइम होगा और फायर तब तक पता नहीं कितना लग चुका होगा। तो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है, उसका स्पेस पूरा क्लियर होना चाहिए, ओके, और उस पर एक एरो होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, ताकि हम इमरजेंसी सिचुएशन में उसको तुरंत उठा करके और फायर को कंट्रोल कर सकें। यहाँ पे ये सिचुएशन यहाँ पे हो चुकी है कि फायर एक्सटिंग्विशर ब्लॉक हो चुका है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेंटेनिंग पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर मस्ट मेंटेन इन ए फुली चार्ज एंड ऑपरेट कंडीशन। मतलब जो भी फायर एक्सटिंग्विशर, कभी कभी क्या होता है कि फायर एक्सटिंग्विशर तो लगा है लेकिन वो चार्ज नहीं है, मतलब फुल नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसका जो इंडिकेटर है वो रेड दिखा रहा है, ऑटोमेटिकली यूज़ हो गया है। तो हमको तुरंत, अगर इस कंडीशन में अगर जो फायर एक्सटिंग्विशर हमारे पास खाली है वो तुरंत हमें थर्ड पार्टी से हमें तुरंत उन्हें देने हैं और तुरंत रिफ़िल करा के अपने इंडस्ट्री या अपनी बिल्डिंग में लगाने हैं, ओके। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, और हमें मेंटेनेंस चेक शीट बनाना चाहिए ताकि ये फायर एक्सटिंग्विशर लास्ट टाइम कब आया था और इसका वैलिडिटी क्या है, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। सारी फायर एक्सटिंग्विशर का हमें रिकॉर्ड रखना है, रिकॉर्ड रिटेन करना है। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का ट्रेनिंग एंड एजुकेशन हमें देना है, हमें सारी टीम को लेके जाना है, सबको बताना है कि अगर जैसे हमको फिजिकली दिखाना है उनको कि जैसे एक जगह हम फायर लगा देंगे और उसके बाद में फायर लगाने के बाद में हम सारे लोगों को बताएंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर को पहले उठाते हैं, देन पिन रिमूव करते हैं, देन हैंडल को पुश करते हैं और इस तरीके से फायर कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड करानी चाहिए। कॉमन मिस्टेक इन एनी हाउस होल्ड,
ये काफ़ी बड़ा है। ओके, आप देख लीजिए इसे, एक बार पढ़ लीजिए। और ओके, आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आप समझ गए होंगे कि फायर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं जानकारी में हमें रखनी चाहिए, और कभी भी ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं फायर को। तो आशा करता हूँ और रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।